छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 10 सीटों सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान की कुल 79 एससी सीटों को साधने भाजपा 1 अगस्त को रायपुर में बड़ी बैठक करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में बीजेपी राज्यवार चर्चा कर रणनीति तय करेगी कि कैसे साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों की 79 सीटों पर बीजेपी की पैठ मजबूत हो। दरअसल इन तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो साल 2018 के चुनाव में 10 में से कांग्रेस ने 7, बीजेपी ने 2 और 1 सीट बसपा ने जीती थी। और कोमोवेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति थी। वर्ग को छला है, धोखा दिया है, उनके साथ बहुत सारी ऐसे अत्याचार अन्याय हुआ है जिस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकार का भी हनन हुआ है। उनके जो सुख सुविधाएं हैं उनको शासन मुहैया कराना था वो भी नहीं करा पाया है। एक तरह से ठगने का काम किया है और छत्तीसगढ़ की जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो कांग्रेस के खिलाफ हो गया है और इसका आक्रोश आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो कांग्रेस के विपरीत आने वाला समय में चुनाव में काम करेगा। 1 अगस्त को रायपुर में होने वाली बैठक में बीजेपी एससी मोर्चा के देश भर के अध्यक्ष सहित कुल 80 नेता शामिल होंगे। बैठक को 2 पालियों में बांटा गया है। पहली पाली में केंद्र सरकार के द्वारा एससी वर्ग के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, तो वहीं दूसरी पाली में एससी समाज के मुद्दों पर फोकस कर गैर बीजेपी राज्यों में प्रचारित करने की रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के 23 सालों के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब बीजेपी एससी मोर्चे की राष्ट्रीय बैठक रायपुर में हो रही है, तो वही बैठक को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की बड़ी बैठक के पूर्व आरक्षण का मुद्दा छेड़ सियासत को और अधिक गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई भी बैठक कर ले, आरक्षित वर्ग के लोग इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। जिस प्रकार से आरक्षण संशोधन विधेयक पे षड्यंत्र किया गया है, उसके बाद आरक्षित वर्ग के चाहे वो अनुसूचित जाति की बैठक कर ले, जनजाति की बैठक कर ले या उनके सामने कोई भी कसमें खाएं, मिन्नतें खाएं, पहले आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन से हस्ताक्षर कराएं, उसके बाद ही कोई आगे बात बढ़े। छत्तीसगढ़ की 10, मध्य प्रदेश की 35 और राजस्थान की 34 एससी आरक्षित सीटों पर बीजेपी रणनीति तय करने के लिए भले ही यह बैठक कर रही हो, मगर सियासी जानकार कहते हैं कि बीजेपी की यह बैठक सिर्फ एससी सीटों को साधने नहीं बल्कि देश भर में सबसे ज्यादा मजबूत माने जाने वाली छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए यह मंथन किया जाना है। पूरी रिपोर्ट BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एससी सीटों के सियासी समीकरण पे, जिसका असर मध्य प्रदेश और राजस्थान पे भी दिखाई देगा। मसलन ये कि कल बीजेपी देश भर में एससी मोर्चा प्रकोष्ठ की जो बैठक है राजधानी में करने जा रही है। बीएल संतोष बीजेपी के नंबर 3 नेता शामिल होंगे, साथ ही साथ वी सतीश भी इसमें शामिल होंगे और देश भर के एससी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक छत्तीसगढ़ में, चर्चा राजधानी में, लेकिन असर जो है वो आने वाले समय के चुनाव के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। इस बात को लेकर रणनीति तय की जाएगी। तमाम मेहमानों से हम जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए। राजेंद्र बंजारे कांग्रेस से, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर है, वो जुड़े हुए। बीजेपी से डॉक्टर किरण बघेल जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़े हुए। उचित जी, आपका भी बेहद स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत में किरण जी आपसे करना चाहूंगा कि आप लोग एक बड़ी बैठक राजधानी में करने जा रहे हैं। 3 राज्यों में 79 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 10। क्या कुछ इसका असर होगा? क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, छत्तीसगढ़ में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, वो बहुत एक स्वाभाविक सी बात है जिसपे बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह है। इसे एक राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे लगता है बहुत ही गलत होगा। रही बात, आप देख सकते हैं सदा से ही भाजपा जो सरकार है या भाजपा की जो रणनीति है या नीति है वो सदा से ही दलित, शोषित, वंचित लोगों के न्याय के लिए बनी है। चाहे वो 12 जनजातियों का जनजाति वर्ग में शामिल होना हो, या रामनाथ कोविंद जी हो, या राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की निर्वाचन को लेकर कह सकते हैं।
और हमारी राज्यपाल, पहली महिला मुख्य राज्यपाल अनुसुईया उइके जी की बात हो, उनके स्वयं एक अनुसूचित जनजाति समाज की थी। तो सदा से ही भाजपा का ये रीति नीति रही है कि वंचित, शोषित और दलितों को उत्थान के लिए, उनके बढ़ावा के लिए सदा से काम करती आ रही है भाजपा। तो ये एक स्वाभाविक सी कार्य समिति है जिसपे, क्योंकि हम एक चलिए पॉलिटिकल किरण जी, पार्टी आप हैं जिसे और स्वाभाविक चुनावी बात बता रहे हैं, दरअसल राजनीतिक चश्मे से इसे जरूर देखना होगा, क्योंकि सियासत जो है इस वक्त चुनावी है और छत्तीसगढ़ के साथ आप मध्य प्रदेश और राजस्थान पे भी फोकस कर रहे हैं। यही वजह है कि 79 सीटों की बात होगी। राजन जी हमारे साथ बने हुए, किरण जी पहले जवाब ले लेते हैं। किरण जी, राजन जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। राजन जी, आपको क्या लगता है कि केवल ये औपचारिक बैठक होगी या सच में कुछ सियासत में खलबली मची हुई है इन दिनों छत्तीसगढ़ में? देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी रही है। चाहे 2014 के बाद केंद्र में मोदी की सरकार आई, जब से लेकर देख लीजिए आज तक अनुसूचित जाति जनजाति पर हमेशा अत्याचार होते रहे हैं। और आज ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है पेशाब करते नजर आ रहे हैं आदिवासी युवकों के ऊपर। अब छत्तीसगढ़ में अधिवेशन करने जाते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। जमीन खिसक गई है इनकी अनुसूचित जाति सीट पे, इसका विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास उठ गया है अनुसूचित जाति के लोगों का। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में पिछला आप देखें 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमारी 16% आरक्षण था, उनको घटाकर उन्होंने 12% किया। इसी का परिणाम रहा कि 10 सीटों में 7 सीट हम जीत कर आए। उचित जी, क्या लगता है आपको कि महज औपचारिक बैठक होगी या 79 सीटों का जो समीकरण साधा जाएगा? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, बीएल संतोष बीजेपी के नंबर 3 रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी मौजूदगी में बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है लेकिन 7 सीटों के साथ। 2013 का परिणाम सबके सामने है। बीजेपी सत्ता में थी लेकिन अनुसूचित जाति की 10 में से 9 सीटें बीजेपी के पास थी। तो बीजेपी की सीटें खसकी है पिछले चुनाव में, ये सबको पता है। तो क्या आज कल जो बैठक होने वाली है वो महज एक बैठक होगी या इसका कुछ चुनावी असर देखने को मिलेगा? अवधेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़े स्मार्टली पॉलिटिक्स में एंट्री मारती है और वो काम करते हैं उनके। देखिए आप जिन तीनों स्टेट में आप देखें तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर एससी मोर्चे को लेके है, एससी सीट को लेके है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। आप इसको गौर से समझिए कि सबसे ज्यादा उनकी स्थिति हाल जो खराब है अगर एससी मोर्चे में, तो वो छत्तीसगढ़ है। तो भारतीय जनता पार्टी की खूब और अच्छाई भी कह लें कि वो देखिए कि अपने सम्मेलन भी साउथ में कराती है, जिस जगह वो कमजोर होती है वहां अपने सम्मेलन करती है, वो गोलबंदी करने की कोशिश करती है। उस समाज को दिखाना चाहती है, उस जनता को दिखाना चाहती है कि वो कितने एक्टिव, कितने सक्रिय पर्टिकुलर उस एरिया में है। साउथ में तो इनकी कोई सीट नहीं है, फिर भी आप जानते हैं कि उनका सम्मेलन वहां पे हुआ था। उसी तरीके से राजस्थान और एमपी में थोड़ा सा बेहतर है लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत कमजोर है। तो ये रणनीति केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, सभी जगह के लिए बनेगी। और वो अपने जो उनका छूटा हुआ है, उनका जो एक तबका उनसे छूटा हुआ है, जो पिछले पूर्व के चुनाव की जो बात होती है, तो ये तबका जो खिसके हैं उनके वोट, उसको लेने का प्रयास करेगी। हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में अब चुनावी समर में हम जा चुके हैं। चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी वो सभी वर्ग माइक्रो लेवल पे जाके पहले सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। वो एससी की बैठक लेगी, एससी मोर्चे की लेगी, ट्राइब्स की लेगी, ओबीसी की भी वो करेंगे। वो तमाम वो सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग के बाद वो फिर अपने क्षेत्रीयवार भी जाएंगे, आप जोग्राफिकली भी जाएंगे, संभाग में जाएंगे, फिर जिले में जाएंगे, फिर विधानसभा सीट और ब्लॉक स्तर पर। तो बहुत माइक्रो लेवल पर जाके वो काम करने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं और उनकी यूएसपी भी वही है। तो ये इस तरीके से पहली जो बात कर रहा है, ये अभी सोशल इंजीनियरिंग उनकी शुरू है। आप देखिए कि 95% पॉपुलेशन जो है छत्तीसगढ़ में वो ओबीसी 51% है लगभग, एसटी जो है लगभग 32% है, 12% जो है वो शेड्यूल कास्ट के हैं। तो ये धीरे धीरे आप अभी एससी मोर्चे की देख रहे हैं, फिर एसटी मोर्चे की देखेंगे, फिर ओबीसी वर्ग पे विशेष फोकस डालेंगे। तो धीरे धीरे सोशल इंजीनियरिंग की कवायद आप इसको कह सकते हो। किरण जी, क्या लगता है आपको कि कल जो बैठक होगी उससे आप इन 10 सीटों को साध पाएंगे? क्योंकि पुराना चुनावी इतिहास बताता है कि एससी मतदाता आपके साथ रहे लेकिन 2018 में खिसक गए आपसे। बिल्कुल ही अवधेश जी, हम बहुत आश्वासित है कि एससी वोट है और जो 80 सीटें हमारे ही पाले पाएंगे। जिस प्रकार आप देख सकते कुछ दिन पहले ही ऐतिहासिक
अनुसूचित जाति के युवकों ने निर्वस्त्र होकर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जब जो कि उनके संवैधानिक हक का हनन हो रहा था। और ये जो बात कर रहे हैं दलित और अनुसूचित जनजाति के हितैषी होने का, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने चुनाव के लिए आई थी, तो क्यों विधानसभा से ये छत्तीसगढ़ विधानसभा से चुनाव हार जाती हैं? और आप हाल ही का एक और वक्तव्य में बताना चाहूंगी, एक घटना जो कि रसोईया महासंघ के एक दलित अध्यक्ष थी नीलू उगरे, उसे रातों रात वस्त्र के साथ छेड़खानी करते रात भर बिना खाना पानी के थाने पे बिठाया गया। तो आप देख सकते हैं कि ना इनके कार्यकाल में दलित खुश है, और रही आदिवासियों की, तो आप देख सकते हैं बस्तर किस तरह धर्मांतरण की आग में जल रहा है और भोले वाले आदिवासियों की बलि चढ़ रही है। तो मैं तो दावे के साथ कहती हूँ कि इनसे सिर्फ SC सीट ही नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति की सीट भी खिसकने वाली है। यही तिलमिलाहट है कि इस कार्य समिति से भयभीत है ये कांग्रेस के नेता और ये कांग्रेस। चले जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र जी, क्या आप लोग बीजेपी के इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से भयभीत हो चुके हैं, और जो आरोप लगाया जा रहा है क्या वो सच है? बिल्कुल नहीं है अवधेश जी। देखिए, जब चुनावी मेट की तरह बैठक जारी है, आप देखिए पिछले महीने जो है मोदी जी आए, 4 साल कहाँ थे? 4 साल सूद नहीं लिया छत्तीसगढ़ का। अब ये राष्ट्रीय अधिवेशन अनुसूचित जाति का होने जा रहा है, चुनावी समर में जा रहे हैं और ये बैठकें करने जा रही है। इनकी जमीन खिसक गई है। हम लोग छत्तीसगढ़ में 45 से 50 सीट पर अनुसूचित जाति वर्ग प्रभावित करती है, और इन सीटों में सारे सीटों में देखिए हमारे रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हमारे कांग्रेस के विधायक जीत के आए हैं, चाहे 50,000। ये अनुसूचित जाति का विश्वास है। और इन्होंने क्या किया? लगातार शोषण करने का काम किया, दलितों के साथ अत्याचार करने का काम किया। पिछली गवर्नमेंट में देखे होंगे, एक सतीश नौरंगे बिजली मांगने जाता है तो उसके कस्टडी में मौत दे दी जाती है। तो इस प्रकार के कई घटना बताऊंगा तो कई उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है। आज जितने भी अपराध दर्ज हुए वो सबसे ज्यादा देखिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में आपको 50-60 हजार आंकड़े दर्ज हुए हैं, उसमें से 8,000 संख्या जो है मध्य प्रदेश की है। तो इनकी सरकार जहां जहां बनती है दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। और कांग्रेस हमेशा से, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी से लेके देख लीजिए, उनकी संविधान बना है तो अनुसूचित जाति के प्रति उनको आरक्षण देने का मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस ने किया। और भारतीय जनता पार्टी जमीन खिसक गई है। अभी अधिवेशन से कुछ होने वाला नहीं। कोई भी आ जाए यहाँ छत्तीसगढ़ में, माननीय भूपेश बघेल के सामने फीका है। बिल्कुल उचित जी। देखिए, बड़ी ही विडंबना है कि हम मिनी माता की धरती पे बैठे हुए, उनके छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम बैठे हुए हैं। अब वो मिनी माता जो इन वर्गों को लेके वो 1952 में जब सांसद बनी, उस वक्त से लगातार वो संघर्ष करते रही, और आज 2023 में लगभग 60-65 साल बाद आज फिर से हम वही दलित उत्थान की बात कर रहे हैं, और एक तरफ राजनीति भी हो रही है। उचित जी, क्या लगता है आपको, कितना जायज है ये तमाम सीटों का समीकरण और ये तमाम उदाहरण जो दिए जा रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल की ये उत्थान की बातें 52 से हम सुनते आ रहे हैं, 52 से इतिहास में हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए, एक घटना को लेके पूरी आप उस व्यवस्था को, मतलब उसमें 2-4 नहीं हो सकते, पूरी आपको समझना चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर, एक जो पप्पू जी राजेश जी कह रहे थे कि वो एक ब्राह्मण है, उन्होंने ऐसा किया और वो जो घटना घटी तो वो दलित है। देखिए, ये व्यक्तिगत घटनाएं हैं, ये उत्थान से नहीं जोड़ना चाहिए। जो चीजें, देखिए आप ये देखिए कि समाज के कितने लोग ग्रेजुएट हुए हैं, कितने आपकी जो क्या बोलना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है, दलितों के पीछे जो रिपोर्टर कितनी हुई है, कि वो दलित के पीछे अत्याचार हुआ उसमें रिपोर्ट में कितनी कमी आई है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है, एजुकेशन कितनी बड़ी है, दहेज प्रताड़ना बनी, ये सब चीजों में गिरावट आई है। सरकारी बड़ी बड़ी नौकरियों पे कितने, देखिए किसी एक दलित पे अगर इस तरीके से व्यक्तिगत लेवल पे कोई चीज हो जाए तो मैं नहीं समझता कि पूरे दलितों पे इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। वहीं मैं ये भी नहीं मानता कि अगर कोई एक दलित कलेक्टर हो जाए तो पूरे दलितों की स्थिति सुधर गई है। अब दोनों पहलू आपको समझने पड़ेंगे अवधेश जी। आप इसको व्यापक रूप में देखिए कि ओवरऑल एजुकेशन क्या है, ओवरऑल ग्रोथ क्या है, ओवरऑल प्रति व्यक्ति आय क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण से कितने ऊपर पहुंचे, इनकम टैक्स पे ही कितने हो गए हैं, बच्चों में कितनी जागरूकता आई है इन चीजों को लेकर। इन सब चीजें, ये तमाम वो विषय है जिसको पढ़ के हम उत्थान को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाकई
ये उत्थान हो रहा है, ये अभी भी राजनीतिक विषय है कि दलित की प्रताड़ना, दलित पे अत्याचार, ये राजनीतिक शब्दावली है उद्देश्य। हकीकत में कोई भी व्यक्ति की चीजें जो होती है वो व्यक्तिगत होती है। आज वो समाज क्या है, आज सभी वो चीजें गई जो आजादी के पहले की थी कि एक टेबल पर बैठ के खाना नहीं खाना या इस तरीके के जो गैप मेंटेन करना, वो सब चीजें गौण हो चुकी। किस सदी के युवा कोई नहीं मानते इसको। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। किरण जी, क्या लगता है कि समाज का उत्थान को आप केवल एक घटना से जोड़ के उस पे पर्दा डालेंगे, या ये कहेंगे कि अगर अमुक कोई घटना हुई है तो पूरे समाज के ऊपर ये घटना घटी है? जी बिल्कुल, मैं ये एकमात्र घटना से हम उचित जी से सहमत हो कि पैरामीटर नहीं है कि हम पूरे समाज को जोड़ के देखें, लेकिन निश्चित ही आप देख सकते हैं जिस तरह जो आरक्षण के बढ़ाने के लिए जो कोर्ट याचिका दायर की गई थी, उसके खिलाफ जाने वाले लोगों को जब इनका शासन आता है कांग्रेसियों का, तो उन्हें लाल बत्ती पद से नवाजा जाता है। तो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे वो शुक्ला जी की बात हो या अनुसूचित जाति के समाज की हैसियत से गए थे खांडे जी, पद्मा मनहर, समाज की हैसियत से गए थे, कोई कांग्रेस ने उनको अधिकृत नहीं किया था। समाज की हैसियत से खांडे जी गए। आज ठीक है, सामाजिक समीकरण में उसको अध्यक्ष बना दिया गया। किरण जी, आपने आरक्षण का मुद्दा छेड़ के एक नए विषय की तरफ आप जा रहे हैं। किरण जी, आपने आरक्षण के मुद्दे को छेड़ा है, तो बस 10 सेकंड के लिए हम जवाब ले लेते राजेंद्र जी से, फिर आगे विषय अंतर ना हो। आज हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की 10 और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की मिलाकर 79 सीटों का समीकरण। आरक्षण पे हम एक दिन अलग से डिबेट कर लेंगे। राजेंद्र जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे आरक्षण को लेके। देखिए अवधेश जी, आप देखे होंगे जैसे हमारी सरकार बनी, हमने विधानसभा में जहां जनसंख्या हमारी 13% थी, 13% हमने और 32% जो है जनजाति का बढ़ा के उसको बिल पेश किया। यही महिम राज्यपाल जी कही कि आप बिल पास करिए, मैं 1 मिनट नहीं लूंगा, लेकिन आज पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोक के रखा। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर होती है। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्वांटिफाइबल डाटा का वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं आपके मुख्यमंत्री? सुप्रीम कोर्ट ने क्वांटिफाइबल डाटा का रिपोर्ट सार्वजनिक तो करें, कमजोर किस आधार पे आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? ठीक से केंद्र सरकार ने प्रस्तुतिकरण नहीं दिया, इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है हम केंद्र सरकार ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं किया, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में संशोधन कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। और आप देखेंगे न आरएसएस में कभी अनुसूचित जाति के लोग बैठ पाते हैं, क्या कारण है? इतने साल आजादी के बाद होकर कभी आरएसएस में अनुसूचित जाति को लोग बिठाइए। राष्ट्रपति तो हमने भी बनाया बूटा सिंह को, जो अनुसूचित जाति के थे। ये कोई नई बात नहीं है, आरएसएस में करके बताया तब पता चलेगा कि अनुसूचित जाति कितने हैं ऐसी आप लोग। तो ये इनके चाल चरित्र चेहरा छत्तीसगढ़ में चलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ भूपेश के चेहरा में चुनाव लड़ेगी। अनुसूचित जाति के जितने भी सीट है उसमें जीत के आने वाले हैं, और 45 से 50 सीट में जो बहुल है हमारा, वहां भी कांग्रेस के लोग जीत के आएंगे, ये उम्मीद है। उचित जी, क्या आपको लगता है कि आज हम केवल 10 सीटों की उन समीकरण की बात कर ले कि जिसको लेके छत्तीसगढ़ में चर्चाएं हैं? 79 सीटों का टारगेट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं उन्होंने अपना मैंडेट दिया है, एक तरफा मैंडेट उनका रहा है। 2008 का जिक्र कर लिया जाए, 2013 का जिक्र कर लिया जाए या 2018 का जिक्र कर लिया जाए, एक तरफा वो समाज पूरा एक तरफ जाके वोट करता है। तो क्या वर्तमान मौजूदा जो स्थिति है, आप बेहद वरिष्ठ हैं, आप छत्तीसगढ़ गठन से तमाम चीजों को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लगता है कि अनुसूचित जाति का रुझान इस बार क्या होगा इस वर्ग का? देखिए, वो अवधेश जी, उसका आकलन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर कह पाऊंगा कि बहुत ही संगठित समाज है, और इस संगठित समाज होने के कारण ये बहुत हद तक ये किसी भी तरफ जिस तरफ भी जाते हैं तो आप देखिए कि वो लंबा ही जाते हैं। आप 3 का रिकॉर्ड देख लीजिए, 8 का देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, एक तरफा इनका प्यार जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे बरसा है, ये बात भी सत्य है। अब एंटी इनकम ऐसी है या कैसी नीतियां रही हैं, या जो भी 15 सालों का डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का राज हो, या उससे क्या खफा है, तो ये शिफ्ट हुए हैं कांग्रेस की तरफ। अब ये तत्कालीन है या लंबे समय तक है, ये तो 2023 के नतीजे ही बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये जिसके साथ भी रहते हैं लंबा रहते हैं, ये जिसके साथ भी चलते हैं। जैसे आप बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, उनकी अभी तक उनकी सीटें वहां पे जो बहुजन समाजवादी का एक एरिया है, एक कुछ विधानसभा है जहां पे बहुजन समाज का अभी भी कोई नहीं हरा पाते, वो उनकी सीटें आती है। इतने बावजूद भी तो आपको ये समझना होगा कि ये समाज है, इस समाज के आशीर्वाद उन्हीं को ज्यादा मिला है जो, और वो भी लंबा मिला है, जो सत्ता में रहे हैं।
अभी यही चीजें जो है वो एससी मोर्चा इसको इसी पे शायद डिस्कशन की उम्मीद हो सकती है कि इनको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें, इनकी क्या समस्याएं हैं उसका निराकरण करें। और इसी कारण इन तीनों जगह, चाहे भोपाल, चाहे जयपुर, चाहे रायपुर, तो रायपुर को चुनने का एक कारण ये भी थी कि स्थिति यहाँ की गंभीर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अपने जहां तक फैक्ट एंड फिगर और जो सीटों का या इसको उचित जी, इसको ऐसा भी माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस देश में सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है, इसलिए कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए तमाम घेरेबंदी गोलबंदी की जा रही है। ठीक कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक पूरा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ कोई अगर क्षेत्रीय रूप में अगर आप देखें तो स्टेट वाइज सबसे सशक्त अगर कहीं पे पक्ष में भी रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ रही है। हकीकत ये है कि ये राज्य शुरू से मध्य प्रदेश से ये जो बेल्ट है छत्तीसगढ़, ये कांग्रेसी बेल्ट कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं। अर्जुन सिंह टाइम से आप देख रहे हैं, पटवा जी के टाइम से आप देख रहे थे, ये जो बेल्ट है वो कांग्रेसी बेल्ट है। इस पे सेंध लगी, ये बात सत्य है 2003 में, लेकिन वो 2003 में सेंध कैसे लग पाई, ये राजनीतिक कैसे समीकरण बैठे, कैसे एनसीपी आई, आप भी बेहतर जानते हैं। बिल्कुल सर। 2008 और 13 ये किसकी वजह से ये आप भी जानते हैं, लेकिन बिल्कुल उचित जी समय की थोड़ी सी पाबंदी है। किरण जी, मैं आपसे एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं, क्या लगता है कल की बैठक के बाद बीजेपी कम से कम एससी सीटों को साधने में सफल होगी 2023 में? किरण जी, केवल 10 सेकंड में आपका जवाब। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट है कि छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या एमपी हो, सभी ऐसी सीटों में इस मंथन का, इस कार्य समिति का असर होगा और कहीं न कहीं हम पूरे तीनों ही स्टेट में अपना कब्जा बरकरार रखने का प्रयास करेंगे, बल्कि उससे आगे भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। राजन जी, आपसे अंतिम कमेंट में चाहूंगा 10 सेकंड का। किरण जी ने जिस बैठक को औपचारिक बताया था डिबेट के शुरुआत में, उसी बैठक पे अब उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया कि 79 सीटों पे हमारा फोकस होगा। बहरहाल राजन जी, आपको क्या लगता है, जो आशीर्वाद आप लोगों को 2018 में 80 सीटों पे मिला वो बरकरार रहेगा 2023 में, या कुछ गड़बड़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल अवधेश जी, 2018 में जो हमको मैंडेट मिला है उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा, और वरन 10 सीट पे नहीं, 45 से 50 सीट पे जहां हमारी बहुलता है वहां भी हमको आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी अधिवेशन कर ले, यहाँ पे उसका जादू चलने वाला नहीं। चले बिल्कुल राजन जी, समय की पाबंदी है, वरना हम चर्चा को लगातार जारी रखते हैं। राजन जी, समय की पाबंदी है, आप तीनों मेहमान का बेहद शुक्रिया, आप तीनों बेहद खास चर्चा में जुड़े, आप तीनों का शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।